हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज नंबर 4 करेंगे, जो BSPSCL इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 रेलवे एलपी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्वेश्चन होगा सारा। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। नवंबर में ही BSPSCL का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। 100 वाट 200 वोल्ट का एक ताप दीप्त बल्ब 200 वोल्ट और 20 केवीए किलो वोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के साथ श्रेणी में लगा है। तो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी जब विपरीत परिपथ हो जाए तब बल्ब क्या होगा? बल्ब का क्या होगा तब? तो उस कंडीशन में बल्ब समान चमक से ग्लो करेगा। समान चमक से क्या करेगा? ग्लो करेगा। क्या करेगा? समान चमक से ग्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत में निम्नलिखित संसाधन सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित संसाधन सम्मिलित नहीं है, नहीं सम्मिलित है, उसके बारे में देखना है आपको। तो देखिए, सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, मतलब क्या? जो आपका रिन्यूएबल है वो सौर ऊर्जा है। इसके बाद पवन ऊर्जा भी रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय है। इसके बाद आपका जैव पिंड गैस बायोगैस एनर्जी, ये भी नवीकरणीय है। बट नाभिकीय ऊर्जा ये नवीकरणीय नहीं है, गैर नवीकरणीय है। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही होगा। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी। केबल के इंसुलेशन के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? केबल के इंसुलेशन के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ये क्या आता है? किस सामग्री का उपयोग? तो ये क्या आता है? आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड का, पीवीसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कि किसका उपयोग किया जाता है? पीवीसी का। केबल के इंसुलेशन के लिए पीवीसी का प्रयोग करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। कह रहा है कि एक प्रेरण मोटर की वायु अंतराल शक्ति और आंतरिक शक्ति 20 किलोवाट और 6 किलोवाट है। मतलब वायु अंतराल शक्ति जो है 6 किलोवाट है और यांत्रिक शक्ति आपका कितना है? 20 किलोवाट आपका क्या है? वायु अंतराल शक्ति और आंतरिक शक्ति है 6 किलोवाट। तो घूर्णक ओमीय हानि कितनी होगी? घूर्णक ओमीय हानि आपका निकालना है, कितनी होगी? तो देखिए, जब हम बात करेंगे पीजी का मतलब होता है पावर इन गैस, वो आपका कितना है? 20 किलोवाट है। इसके बाद हम देखेंगे कि पीएम, ठीक है, पावर इन मैकेनिकल मतलब होता है यांत्रिक। यांत्रिक शक्ति जो होता है पावर इन मैकेनिक, ये आपका है 6 किलोवाट। क्या है? 6 किलोवाट। अब देखिए, जब हम घूर्णीय रोटर की शक्ति निकालते हैं, घूर्णीय रोटर की शक्ति निकालते हैं, जब क्या हम निकालते हैं? घूर्णीय, ठीक है, रोटर, घूर्णीय रोटर जो होता है आपका, उसका शक्ति निकालते हैं तो क्या होता है? आपका वायु माइनस क्या होता है? यांत्रिक, मतलब क्या? मैकेनिकल का जो पावर होता है उसको माइनस करते हैं। तो 20 में से आपका कितना? 6 जाएगा, तो कितना बचेगा आपका? 14 नंबर ऑप्शन किस में आया था? डी में। किस में है? डी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ये आपका कौन सा नहीं है? डीसी मोटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव, तो यह मोटर की स्पीड में वृद्धि करता है। यह मोटर की स्पीड में क्या करता है? वृद्धि करता है। कॉपर के तार का अर्थिंग प्रतिरोध लगभग होता है। कॉपर के तार का अर्थिंग प्रतिरोध लगभग होता है, कितना होता है कॉपर के तार का अर्थिंग प्रतिरोध? तो 1 ओम होता है, 1 ओम होता है लगभग। कॉपर चालक केबल निम्नलिखित में से जोड़ा जा सकता है। कॉपर चालक केबल निम्नलिखित से जोड़ा जा सकता है। निम्नलिखित से जोड़ा जा सकता है, तो ये सोल्डरिंग से जोड़ा जा सकता है। किससे? सोल्डरिंग से। 4 फेज वाली परिवर्तनीय प्रतिष्ठम प्रकार की स्टेपर मोटर की स्टेटर में 8 पोल जबकि रोटर में 6 पोल है, तो स्टेप कोण होगा? स्टेप कोण कितना होगा? तो स्टेप कोण देखिए, आपका स्टेटर जो है, स्टेटर पोल की संख्या कितनी है? आपका 8 है। इसके बाद रोटर पोल की संख्या कितनी है? रोटर पोल की संख्या ये आपका कितना है? तो ये आपका 6 है। तो स्टेप कोण जो होता है अल्फा से डिनोट करता है। स्टेप कोण इक्वल टू होता है 360 इंटू, ठीक है, स्टेटर एंगल जो होगा माइनस क्या? आपका रोटर एंगल। अब बाई क्या होगा आपका? स्टेटर इंटू रोटर का एंगल। तो अब देखिए, यहाँ 360 हो गया और स्टेटर कितना है आपका? स्टेटर का जो आपको पोल है वो भी पोलो बोल सकते हैं, तो 8 माइनस 6 है। अब बाई क्या? 8 इंटू 6, ठीक है, 6 6 जा 36, तो 60 होगा यहाँ। 4 2 जा 8, अब 4 15 जा 60। अब देखिए,
यहाँ नीचे 2 बचा है, ऊपर में भी 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा 15 डिग्री। 15 डिग्री ऑप्शन किस में है, सी में। ठीक है, नेक्स्ट खड़ा है बुखोल्ज रिले ट्रांसफार्मर की निम्नलिखित से रक्षा करता है। बुखोल्ज रिले ट्रांसफार्मर की किससे रक्षा करता है, ये रक्षा करता है सभी किस्म के आंतरिक दोष से। ऑल टाइप्स ऑफ इंटरनल फॉल्ट से बुखोल्ज रिले क्या करता है, आपका सुरक्षा करता है ट्रांसफार्मर को। नेक्स्ट नेक्स्ट करा है कि निम्नलिखित में से किस मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण अधिकतम होता है। स्टार्टिंग बल आघूर्ण किस मोटर का अधिकतम होता है, तो कैपेसिटर स्टार्टर मोटर का। करा है कि निम्नलिखित में से किस मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण अधिकतम होता है, तो कैपेसिटर स्टार्टर मोटर का। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में सबसे सामान्य किस्म का दोष होता है। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में सबसे सामान्य किस्म का दोष होता है। तो सबसे सामान्य किस्म का दोष क्या होता है, तो ये आपका सबसे सामान्य किस्म का दोष का बात होगा तो ये होगा आपका सिंगल लाइन भूदोष। सिंगल लाइन भूदोष मतलब ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में सबसे सामान्य किस्म का दोष होता है तो सिंगल लाइन भूदोष। समुन्नत ध्रुव रोटर का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। समुन्नत ध्रुव रोटर का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, तो अधिक ध्रुवों के साथ निम्न स्पीड जनरेटर के लिए। अधिक ध्रुव के साथ निम्न स्पीड जनरेटर के लिए। तुल्यकालिक जनरेटर में उत्तेजन हानि उस समय होती है। बड़े तुल्यकालिक जनरेटर में उत्तेजन हानि उस समय होती है जब डीसी सप्लाई के पावर कनेक्शन की हानि होती है। जब डीसी सप्लाई की पावर कनेक्शन की हानि होती है। करंट ट्रांसफार्मर जब प्रयोग में ना आ रहा हो तब सेकेंडरी होनी चाहिए। सेकेंडरी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए सेकेंडरी क्या होनी चाहिए, तो ये होना चाहिए लघु परिपथ शॉर्ट सर्किटेड। कह रहा है कि करंट ट्रांसफार्मर जब प्रयोग में ना आ रहा हो तब सेकेंडरी हानि होनी चाहिए लघु परिपथ शॉर्ट सर्किटेड। किसी कुंडली की प्रेरकता निम्नलिखित पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, किसी कुंडली की प्रेरकता, तो वो निर्भर करती है वायर के टर्नों की संख्या पर, नंबर ऑफ टर्न जो होता है वायर का उस पर, क्रोड की सामग्री पर, द मटेरियल ऑफ कोर पर, वायर के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र पर, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, ये सभी तो ऑल सभी पर डिपेंड करेगा। क्योंकि एल जो होता है एल इक्वल टू होता है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ टर्न जो होता है वायर का, म्यू 0 म्यू आर और क्या ए बाई क्या आपका ए बाई क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। ठीक है, इस पर निर्भर करता है। तो देखिए इसका जो प्रेरक तत्व का जो यूनिट होता है वो आपका यूनिट इसका क्या होता है, तो इसका यूनिट हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट जब संस्थापन निम्नलिखित की उपलब्धि होती है तब पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है। फुल सेफ्टी इज प्रोवाइडेड व्हेन इंस्टॉलेशन इज प्रोवाइडेड विथ मतलब किसके साथ, तो ये आपका होता है जब भी हम बात करेंगे इसका तो ये आपका होगा फ्यूज और अर्थ वायर के साथ। कह रहा है कि जब संस्थापन को निम्नलिखित की उपलब्धि होती है तब पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। फुल सेफ्टी इज प्रोवाइडेड व्हेन इंस्टॉलेशन इज प्रोवाइडेड विथ क्या, फ्यूज और अर्थ वायर। फ्यूज और अर्थ वायर। उत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है। उत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर क्या है, तो हिस्टैरिसीस मोटर। हिस्टैरिसीस मोटर उत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर हिस्टैरिसीस मोटर है। तुल्यकालिक मोटर में मंदन वाइंडिंग का प्रयोग समानतः किया जाता है। तुल्यकालिक मोटर में मंदन वाइंडिंग का प्रयोग समानतः किया जाता है हॉट टंग रोकने और स्टार्टिंग बल आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए। हॉट टंग रोकने और स्टार्टिंग बल आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए। आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त डीसी जनरेटर में होनी चाहिए। आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त डीसी जनरेटर में होनी चाहिए, तो ये क्या होनी चाहिए इसमें, तो इसमें इपिंग अभिलक्षण होनी चाहिए। आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त डीसी जनरेटर में होनी चाहिए इपिंग अभिलक्षण। डीसी मोटर का आर्मेचर करंट होता है EB इक्वल टू पश्च EMF और RA इक्वल टू आर्मेचर प्रतिरोध। तो इसमें क्या रिलेशन आएगा डीसी मोटर का आर्मेचर करंट के लिए, रिलेशन जो आएगा वो आएगा क्या, आर्मेचर करंट इक्वल टू, ठीक है, वोल्टेज माइनस क्या EMF बाय क्या आर्मेचर का जो आपका क्या होता है रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा, तो इससे देख लीजिए आप कौन सा ऑप्शन में है ये, तो देखिए ये आपका फर्स्ट नंबर में है। संयुक्त पद डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा निम्नलिखित
को आपस में अदला बदली करके प्रभावी ढंग से उल्टी जा सकती है? किसको आपस में अदला बदली करके उल्टी जा सकती है? तो ये आपका होगा आर्मेचर कनेक्शन को, आर्मेचर कनेक्शन को। ओवरहेड लाइन के लिए भारतीय विद्युत नियम 1956 के अध्याय 8 का नियम 74 निम्नलिखित से के संबंध में है। किसके संबंध में है? तो ये आपका किसके संबंध में है? तो इसका बात करेंगे तो ये आपका संबंध होगा किससे? तो नियम 74 का संबंध है सामग्री और समर्थ, मटेरियल एंड स्ट्रेंथ से। ठीक है, नियम 74 का संबंध। ठीक है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर होती है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर होती है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर होती है सिंगल फेज प्रेरण मोटर, सिंगल फेज प्रेरण मोटर। परिपथ वियोजक का मूल कार्य है, परिपथ वियोजक का मूल कार्य है आर्क का समन करना, एक्सटिंग्विश द आर्क, आर्क का समन करना, एक्सटिंग्विश द आर्क। 1000 केवी के लिए डिजाइन की गई केबल में प्रयुक्त इंसुलेशन होता है, 1000 केवी के लिए डिजाइन की गई केबल में प्रयुक्त इंसुलेशन होता है। तो ये कितना होता है इंसुलेशन? तो ये होता है आपका संपिंडित SF6 गाइस, मतलब क्या? SF6 गाइस संपिंडित। सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। तो कितना होता है? तो ये होता है आपका वैद्युत अपघटन कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है कौन सा? तो विद्युत अपघटन कैपेसिटर। बस बार सामग्री के रूप में एल्युमिनियम को प्राथमिक दिए जाने का कारण है, बस बार सामग्री के रूप में एल्युमिनियम का प्राथमिक दिए जाने का कारण है, प्राथमिकता दिए जाने का, बस बार में सामग्री के रूप में एल्युमिनियम को प्राथमिकता दिए जाने का कारण है। तो कौन सा कारण है इसका दिए जाने का कारण है? कम लागत। क्या होता है? लो कॉस्ट। क्या होता है इसका? लो कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि एक फोटो इलेक्ट्रिक युक्ति धातु का प्रतिरोध इस युक्ति पर पड़ने वाले प्रकाश के अनुपात में परिवर्तन होता है, कहलाता क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका प्रकाश चालक सेल, फोटो कंडक्टिव सेल, फोटो कंडक्टिव सेल। उपभोक्ता का लॉड आमतौर पर निम्नलिखित में मापा जाता है, उपभोक्ता का लॉड किस में मापा जाता है? तो उपभोक्ता का लॉड जब बात करें हम तो किलोवाट में मापा जाता है, किस में मापा जाता है? किलोवाट में, इसको यूनिट भी कहा जाता है। कह रहा है कि पूंजीगत लागत प्रति मेगावाट घंटा निम्नलिखित में अधिकतम होती है, किस में अधिकतम होती है ये? तो ये अधिकतम होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, पूंजी लागत प्रति मेगावाट घंटा निम्नलिखित में अधिकतम होती है तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में। भारतीय विद्युत नियम 1956 के कौन से नियम में सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई क्लियरेंस दी गई है? क्लियरेंस दी गई है तो ये आपका है नियम 77, नियम 77। भारतीय विद्युत नियम 1956 के कौन से नियम में सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई क्लियरेंस दी गई है? तो नियम 77। फेरांटी प्रभाव होता है, फेरांटी प्रभाव क्या होता है? तो फेरांटी प्रभाव आपका होता है, जब हम बात करते हैं फेरांटी प्रभाव का, तो शून्य लोड पर प्रेषक छोर वोल्टेज की अपेक्षा ग्राही छोर वोल्टेज अधिक होती है, शून्य लोड पर प्रेषक छोर वोल्टेज की अपेक्षा ग्राही छोर वोल्टेज अधिक होती है। 1400 mm स्वीप के छत के पंखों में मोटर की रेटिंग होगी, 1400 mm स्वीप के छत के पंखों में मोटर की रेटिंग होगी। तो मोटर की रेटिंग कितनी होगी? तो ये आप 120 से 180 वाट, 120 से 180 वाट। वैक्यूम क्लीनरों के लिए आप निम्नलिखित में से किस मोटर का चुनाव करेंगे? वैक्यूम क्लीनरों के लिए निम्नलिखित में से आप किस मोटर का चुनाव करेंगे? तो ये करेंगे आपका यूनिवर्सल मोटर का। एक 200 वोल्ट डीसी मोटर जिसके आर्मेचर प्रतिरोध 0.82 है एवं प्रतिकारी विद्युत वाहक बल 190 वोल्ट है, तो आर्मेचर धारा होगी, आर्मेचर धारा कितनी होगी? तो आर्मेचर धारा होगी आपका 12.5 एम्पियर, 12.5 एम्पियर। 1000 वाट का हीटर प्रतिदिन 4 घंटे प्रयोग में आता है, 35 पैसे प्रति यूनिट के दर से 30 दिन का बिल क्या होगा? तो 1000 वाट का हीटर है, प्रतिदिन 4 घंटा और 35 रुपए प्रति यूनिट के दर से आपका 30 दिन का बिल बोला है, कितने दिन का? 30 दिन का। तो एनर्जी जो होता है, एनर्जी कंजप्शन इक्वल टू होता है वाट इंटू आवर इंटू डे बाई कितना? 1000। ठीक है,
डे बाई 1000, अगर डे नहीं रहेगा तो डे नहीं देंगे। ये कितना हो गया आपका 1000 इंटू कितना हो गया 4 घंटा, दिन कितना हो गया आपका 30, और 30 बाई कितना 1000। ठीक है, अब देखिए 1000 हो गया, 1000 से 1000 कैंसिल, 3 चौका कितना हो जाएगा 120 यूनिट, 120 यूनिट हो गया। 120 गुने कितना है 0.35, पैसा में बदलना है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 36, 36 अब 12 5 60, 36 6 कितना हो जाएगा 42, 42 आज पे जाएगा 42 रुपया। इसमें से कोई नहीं है तो इसमें से डी आंसर होगा। क्या होगा डी नंबर ऑप्शन। एक जनरेटर का मोटर द्वारा चलाया जा रहा है, एक जनरेटर को मोटर द्वारा चलाया जा रहा है और यह 300 वोल्ट पर 18.65 एम्पियर लेता है। इसकी दक्षता 75% हो तो मोटर की अश्व शक्ति क्या होगी। एक जनरेटर को मोटर द्वारा चलाया जा रहा है और यह 300 वोल्ट पर 18.65 एम्पियर लेता है। इसकी दक्षता यदि 75% हो तो मोटर की अश्व शक्ति क्या होगी। मोटर की अश्व शक्ति निकालना है। तो देखिए दक्षता इक्वल टू क्या होता है आउटपुट पावर, आउटपुट पावर बाय कितना इनपुट पावर, इनपुट पावर। आउटपुट पावर आपका कितना है, जब हम आउटपुट पावर का बात करेंगे, आउटपुट पावर हमको निकालना है। दक्षता दिया है कितना आपका 0.75, अगर 75 को बदलेंगे हम डेसिमल को हटाएंगे तो। अब आउटपुट पावर कितना है, तो आउटपुट पावर आपका कितना है, तो जब हम आउटपुट पावर हमको निकालना ही है, आउटपुट पावर निकालना ही है। और इसके बाद इनपुट पावर हमारा कितना दिया हुआ है, तो इनपुट पावर का बात करेंगे तो इनपुट पावर जो निकलेगा वो कितना P इक्वल टू वी आई से, वी आई से इससे निकालोगे तो आप कितना 300 इंटू कितना करोगे 18.65, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5595 आएगा। अब इसको कर दीजिए 5595। अब देखिए ये 5595 हुआ, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आउटपुट वोल्ट आ जाएगा। आउटपुट वोल्ट आ जाएगा कितना 4196 वाट, 4196 वाट आ गया आपका 4196.25 वाट आ गया। अब देखिए ऑप्शन सब हॉर्स पावर में है और एक हॉर्स पावर में कितना होता है आपका, हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। तो हमारा रिजल्ट कितना आया था 9196.25। इसको हॉर्स पावर में बदलने के लिए 746 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 7 7 49 लगभग 7 बार में तो कितना 7.5 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखिए 38 नंबर क्या कर रहा है, 38 नंबर कह रहा है आपका कि यदि किसी ट्रांसमिशन सिस्टम का वोल्टेज भी है तो उसी अनुपात में उपयोग किए जाने वाले कॉपर का वजन कितना होगा। कॉपर का वजन निकालना है कितना होगा ये बोला है। तो कॉपर का वजन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमको जो पीएल है पीएल निकालेंगे, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, आई स्क्वायर आर एक हुआ। पी इक्वल टू क्या होता है वी आई कॉस कॉस फाइव कॉस थीटा है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बाय वी कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए आई इक्वल टू पी बाई वी कॉस थीटा हुआ, आर इक्वल टू क्या होता है रो एल बाई ए होता है, ठीक है एल बाई ए होता है। अब देखिए समीकरण 2 और हम 3 से निकाल 1 में रखेंगे तो इससे क्या आ जाएगा आपका डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर का। तो इस कंडीशन में हम क्या निकालना था हमको कि वो कॉपर का वजन किसके कितना होगा, तो कॉपर का वजन इसी से निकालेंगे तो हमारा कॉपर का वजन आएगा कितना 1 बाई वी का स्क्वायर, 1 बाई वी का स्क्वायर, क्योंकि 1 बाई वी स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत भूसंपर्कन में भूसंपर्कन की क्षमता क्या होती है। भूसंपर्कन की क्षमता पूछा है, तो भूसंपर्कन की क्षमता जो होती है ये प्लेट के क्षेत्र और गड्ढे की गहराई में वृद्धि करने पर बढ़ जाती है, प्लेट के क्षेत्र और गड्ढे की गहराई में वृद्धि करने पर बढ़ जाती है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी डीसी जनरेटर का शून्य लोड वोल्टेज तथा पूर्ण लोड वोल्टेज समान हो तो जनरेटर है, जनरेटर क्या है, तो जनरेटर लेवल कंपाउंडेड है, जनरेटर क्या है लेवल कंपाउंडेड है। ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स किस पर निर्भर करता है, ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स किस पर निर्भर करता है, तो ये लोड करंट पर, लोड करंट पर, ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स लोड करंट पर निर्भर करता है। नियमों के अनुसार मुख्य स्विच बोर्ड को माउंट किया जाना चाहिए ताकि फर्श से स्विच बोर्ड के आधार की दूरी से कम हो, कितने से कम हो, तो यह है आपका 1.5 मीटर से कम हो, 1.5 मीटर से कम हो। ट्रांसमिशन लाइन किसको जोड़ती है, ट्रांसमिशन लाइन किसको जोड़ती है, तो ये पावर स्टेशन से स्टेप डाउन सब स्टेशनों को, ट्रांसमिशन लाइन पावर स्टेशन से स्टेप डाउन सब स्टेशनों को जोड़ती है। ठीक है इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क तब पैदा होता है जब, इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क तब पैदा होता है जब
कब होता है पैदा? रोटर प्रतिरोध बराबर रोटर प्रतिघात हो जाए, रोटर प्रतिरोध बराबर रोटर प्रतिघात हो जाए। भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए? भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए? तो लंबवत, लंबवत वर्टिकली। ठीक है, आगे किसी नाभिकीय संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट में ग्रेफाइट को के रूप में उपयोग किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? किसी नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट को किसके रूप में उपयोग किया जाता है? किसके रूप में उपयोग किया जाता है? किसके रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये मंदक के रूप में, रिटार्डेंट के रूप में। ठीक है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन संयंत्रों में, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन संयंत्रों में परिचालन लागत कम है और आरंभिक लागत उच्च है। परिचालन लागत कम है और आरंभिक लागत उच्च है। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग में प्रति चक्कर वोल्टेज कितना होगा? प्रति चक्कर वोल्टेज कितना होगा? तो ये होगा सामान्य मूल्य का। डीसी 2 वायर और 3 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसमिशन की गई पावर मात्रा तथा ट्रांसमिशन की दूरी समान है, तो कॉपर में 3 तार ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत होती है। तो ये हो गया आपका 2 तार सिस्टम की 31% ऑफ 2 वायर सिस्टम। एक धारा ट्रांसफार्मर में +3 डिग्री कला त्रुटि है, तो प्राइमरी एवं सेकेंडरी धारा के मध्य कला कोण क्या होगा? तो ये हो गया 177 डिग्री, बी हो जाएगा 177 डिग्री, क्योंकि आपका थीटा कितना होता है? 180 डिग्री। और इसमें से कितना कितना है आपका फेज त्रुटि होता है, माइनस कर देते हैं इसमें से, तो 3 डिग्री माइनस करेंगे तो 177 डिग्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।